हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, भारत इस रीजन की कितनी बड़ी ताकत है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि अगर भारत सार्क सम्मेलन में फिजिकल तौर पर शामिल नहीं होना चाहता तो वर्चुअली शामिल हो सकता है, लेकिन भारत दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान के अंदर आने से ना रोके। दोस्तों, पिछली बार जब पाकिस्तान में सार्क मीटिंग होने जा रही थी तो भारत ने आने से मना कर दिया था, जिसके बाद बाकी मुल्कों ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए कि भारत इस खित्ते की बहुत बड़ी ताकत है और पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि रीजनल पॉलिटिक्स में भी अब आइसोलेट हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी फौज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में किस किस्म की चर्चा की जा रही है, क्या कहा जा रहा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत जो है वो सार्क ममालिक के बाकी लोगों को ना रोके और जो माजी में जो एक सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी उसको होने दे। अगर वो नहीं आने चाहते, उनको रिजर्वेशंस हैं, तो वो वर्चुअली अटेंड कर लें। इसका मुराद ये है कि सारे का सारा जो साउथ एशिया है या सारे के सारे जो सार्क ममालिक हैं उसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल है। तो क्या ये सिचुएशन है कि हमारी कोई भी नहीं मान रहा? भूटान, मालदीव, श्रीलंका खित्ते में तो इसमें तो हमने सारा कुछ पहले ही बता दिया कि ये भारत की प्लेट में जाएगा सारा कुछ, ये हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है फॉरेन पॉलिसी की जो लाइनमेंट होती है। नहीं, डिफीटिंग आर्गुमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी एक रियलिटी की रिफ्लेक्शन भी है। ये तो बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है कि इंडिया इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, स्पेसिफिकली ऑल दीज कंट्रीज, डिस्पाइट जो स्मॉल कोई डिफरेंसेस हैं वो सब के साथ हैं उनके, जो कि मतलब है दो मुल्क, किसी भी दो मुल्कों में होते हैं वो डिस्प्यूट होता है, लेकिन उसको डिस्प्यूट नहीं समझा जाता बल्कि वो इस तरह के इख्तलाफात होते हैं जो एक ही करीब दोस्तों के दरमियान या फैमिली के में जो है वो पैदा होते हैं। अब जो है वो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि साउथ एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज इस वक्त हैं वो सारी की सारी किसी न किसी तरीके से इंडिया के इन्फ्लुएंस में हैं, और ये इंडिया ने पिछली सार्क कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो रही थी ना, जिसमें कि ये कोशिश कर रहे थे कि सार्क कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसमें इंडिया ने जो है वो कहा कि हम नहीं जाते तो कोई भी नहीं आया। तो अब ये कहना कि आप उनको आने दें, जिसका दूसरा मतलब ये है कि खित्ते को हमारे हवाले कर दें और आप बैठे रहें, इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि इतनी सादा किस्म की गूगली जो खेलते हैं ना आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि उसी की एक शक्ल है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बुनियादी सवाल जो हमें मानना पड़ेगा वो ये है कि इस खित्ते में डोमिनेंस किसकी होगी। हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस के। यानी जो चीजें मेरिट पे सामने आती हैं आप उनको डिनाई कर रहे हैं, तो फिर आप हकीकत से इनकार कर रहे हैं। तो अब आप उसको माने या ना माने, आप ये कहें कि नहीं जी खित्ते की जो है वो बड़ी पावर इंडिया नहीं है तो इससे इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आप पे असर पड़ेगा, चूंकि आपके जो मामलात हैं वो उस वजह से बीच में जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी चीज ये है कि ठीक है इंडिया का इन्फ्लुएंस अपनी जगह होगा, लेकिन ये कंट्रीज जो हैं साउथ एशियन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं बहुत सारे मामलात में, जो उनकी पॉलिसीज से भी आपको नजर आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो विजिबल और सामने जो नुकसान सब्सटेंशियल है वो पाकिस्तान का हुआ है, जिसकी वजह से आज आके सिचुएशन ये पैदा हो गई कि पहले तो पाकिस्तान इंटरनेशनली समझा जाता था कि आइसोलेट हुआ है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब रीजनल पॉलिटिक्स में भी आप इंडिया की मर्जी के बगैर या उसके साथ अपने मामला तय किए बगैर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते। वो मुझे बार बार इस चीज पे जो है ना एक चीज याद आती है, वो वली खान वो बार बार ये कहते रहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में बदमाश का रोल अदा कर रहा है, कि जब आपने जो है हर किसी को मौका दिखाना है और हर किसी को कहना है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हें नहीं मानूंगा, तो जाहिर है ये रोल फिर यही है ना कि हमने फिर जबरदस्ती इस रीजन में अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस और अपना जो स्पेस है वो क्लेम करनी है। अगर इसके बजाय
آپ جو ہے وہ ایک اچھے پڑوسی کا رول پلے کر رہے ہیں. چلیں انڈیا کے ساتھ تو آپ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے جی کہ جی کشمیر ایشو ہے, فلاں ایشو ہے, ریزالو نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے بھی آپ نے بائی کاٹ کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ جھڑپ ہوئی ہے آپ کی بارڈرز پہ, اور جہاں پہ آپ کے جو ہے وہ نقصان بھی ہوا ہے اور انہوں نے وہ باڑ بھی ریموو کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان حکومت کو جلدی اس باڑ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا, یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, نہ ہی ان کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہے, بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اس وقت تو کھاڑ رہے ہیں اس کو مختلف جگہوں سے. بالکل ہاں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان افغان بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو کہ پاکستان کے ریاستی پوزیشن اور پاکستان کے قومی پوزیشن کے برخلاف ہے. پھر وہاں پر ٹی ٹی پی بیٹھ کے پاکستان پر حملے کر رہی ہے. اگر وہ اس قسم کی چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے جس کے اندر کے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ بارڈر ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, تو پھر تو یہ ایک طرح سے بدقسمتی سے ایک اس کو آپ مخاصمانہ اور ایک دشمنانہ رویہ کہہ سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ نہ وہ سمجھے ہیں نہ وہ سمجھیں گے, اور مشکلات افغانستان کی طرف سے میرے حال میں پاکستان کی سرحد پہ ہمیشہ رہیں گی. ریل لائن سے وہ جو ہے ہماری باڑ نکال کے لے جاتے ہیں, کبھی جو تار لگائی جاتی ہے وہ کھاڑ دیتے ہیں طالبان, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کچھ نہیں لگے گا اور ہم تو آگے تک جائیں گے, اٹک تک پہنچیں گے, اور اس قسم کی باتیں ہو رہی. لیکن پاکستان کی طرف سے ایک خاموشی ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم حل کر لیں گے. جی فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. یہ انہی کے دوست تھے, انہی کے بچے تھے, انہی کے اچھے والے بچے تھے, انہی کے گڈ طالبان تھے. آپ دیکھیں کہ جس ڈیورنڈ لائن کو کسی نے جمہوری دور میں چھونے کی جرت نہیں کی تھی, آج عسکری دور میں جو ہے اس پہ وہ بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں. دنیا کی نمبر 1 ایٹمی طاقت کے جس کے سالانہ بجٹ جو ہے وہ پاکستان کے غریب کے گھر کی دال اور روٹی نہیں چل رہی, وہ ڈیفنس نہیں کر پائی اپنے ملک کا. تو اب وہ طالبان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو کہ ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے, جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, وہ گاڑیوں میں سوار ہو کر آتے ہیں اور آپ کو بھگا دیتے ہیں, آپ بھاگ جاتے ہیں. تو بھاگنے میں PhD کیا ہوا ہے آپ نے, بھاگنے میں نمبر 1 ہیں آپ, سقوط ڈھاکہ سے لے کر اور آج تک اگر ہم دیکھیں کارگل سے لے کر پیچھے ہی ہٹنے میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو پھر کس بات کے نمبر 1, کس بات کا ہم آپ کو بجٹ دیں, کس بات کا ہمارا ڈیفنس ہے آپ کا؟